आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 23 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, चीन ने दी इसराइल को वार्निंग, चट्टान से गिराकर टुकड़े कर देने की धमकी का क्या है मतलब। अब मिस्र और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील की खबर, हथियारों और प्रोडक्शन में साझेदारी के अलावा और क्या है प्लान। मिस्र और इसराइल की सरहद पर बढ़ रही टेंशन, फौजी तैनाती और अमन मुआहदे को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट, ये बताएंगे हम। इनके अलावा भी कुछ अहम खबरें इस वीडियो में गजा और बाकी जगह से जुड़ी हुई, लिहाजा बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, पूरी डिटेल, वजह और मकसद भी बयान होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चाइना ने इसराइल को सीधी वार्निंग दे डाली है और कहा है कि अपने उस डिप्लोमेट को समझा लो जो ताइवान जाकर झप्पियां पा रहा है। उसे बता दो कि ताइवान हमारा पर्सनल मामला है और अगर तुम्हारी तरफ से हमारे मामले में दखल दिया गया तो तुम्हारे डिप्लोमेट की वजह से तुम्हें बड़ा नुकसान होगा, बड़ा ड्रामा होगा। हालांकि ये धमकी बड़े ही शायराना तरीके से और बड़े ही नफीस तरीके से दी गई, लेकिन इस खबर को सुनेंगे तो आपको इसकी तलखी साफ समझ आ जाएगी। इसराइल ताइवान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, इसका चेयरमैन है बोआज टोपरोवस्की। इस पर चाइना की एम्बेसी ने, जो टेल अवीव में है, उसने सख्त वार्निंग जारी की है। टोपरोवस्की हाल ही में ताइवान की अपनी काउंसिल डेलीगेशन विजिट के बाद निशाने पर आ गया। चाइना ने कहा, अगर वो चट्टान के किनारे से वापस नहीं आया तो नीचे गिरेगा और बिखर जाएगा। क्या शायराना तरीका है, और टुकड़ों में बट जाएगा, कहा। बयान में टोपरोवस्की पर इसराइल की वन चाइना पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम है। ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है ना। 22 सितंबर को ग्लोबल टाइम्स में शाया हुई खबर के मुताबिक चीन ने कहा, अगर इसराइल की तरफ से टोपरोवस्की या कोई और इस मुगालते में है तो वो ना रहे मुगालते में, और वो मुगालता क्या है कि वो बिना कीमत चुकाए चाइना को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस मुगालते से बाहर आ जाए, कीमत चुकानी होगी। कुल मिलाकर चाइना इसराइल पर लाल हो गया है। अब दूसरी अहम खबर, मिस्र और पाकिस्तान डिफेंस सेक्टर में हथियारों के साथ नया धमाका करने जा रहे हैं। ये इसराइल के लिए एक और अलार्मिंग स्टेज है। दुनिया की बदलती सियासत में अब वक्त ये बता रहा है कि मुल्कों को सिर्फ दावत और तकरीरों से नहीं, बल्कि असल कॉपरेशन से आगे बढ़ना होगा। इसी सिलसिले में मिस्र यानी कि इजिप्ट और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। मिस्र के वजीर दिफा प्रोडक्शन यानी कि मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री प्रोडक्शन सलाह अल-दीन मुस्तफ़ा और पाकिस्तान के सफीर आमिर शौकत के दरमियान 21 सितंबर को एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों ममालिक ने मिलिट्री और सिविल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में गहरे ताउन पर इत्तेफाक किया। मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री प्रोडक्शन के पास 15 इंडस्ट्रियल सब्सिडरीज, टैंक्स, आर्मर्ड गाड़ियां, हथियार, गोला बारूद और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने की मजबूत सलाहियत मौजूद है। यही नहीं, सिविल सेक्टर में भी मिस्र अपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को कौम की तरक्की से जुड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इस ताउन को, इस कॉपरेशन को सिर्फ मिलिट्री सेक्टर तक महदूद नहीं रखना चाहता। इस्लामाबाद की ख्वाहिश है कि मिस्र की सनती सलाहियत और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री मिलकर जॉइंट वेंचर्स बनाए, जिससे न सिर्फ दोनों मुल्कों को फायदा पहुंचे, बल्कि अफ्रीका और अरब के बाजारों तक भी रसाई आसान हो। यानी पाकिस्तान का मकसद हथियारों के प्रोडक्शन के अलावा दूसरे सामानों के जरिए बाजारों से मुनाफा कमाना भी है। इस मुलाकात का एक और अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान हाल ही में सऊदी अरब के साथ भी एक बड़ी डिफेंस स्ट्रेटेजिक डील पर दस्तखत कर चुका है। शहबाज शरीफ MBS से मिले से अब मिस्र के साथ ये कॉपरेशन वाजे कर रहा है कि पाकिस्तान अपनी डिफेंस पॉलिसी को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक फैलाने के इरादे में है। हाँ, पाकिस्तान के दोनों ताज़ा मूव इसराइल की बेचैनी का सबब जरूर बन गए। एक तरफ सऊदी अरब, अरब कंट्री, और अरब कंट्री में भी लीडर, दूसरा मिस्र जिसकी सरहदें इसराइल के करीब, उसके कब्जे वाले इलाकों। टेंशन तो होगी। याद रहे कि कुछ ही दिन पहले मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात दोहा में अरब इस्लामी समिट के दौरान हुई थी। ये माहौल वहीं से बना था, ये पैटर्न वहीं से बना था। आज का माहौल साफ दिखा रहा है
کہ مصر اور پاکستان کا یہ کوآپریشن صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ہنر، ٹیکنالوجی اور منصوبہ سازی کے شعبوں تک پھیلے گا۔ دونوں ملک اپنے راستوں پر آگے بڑھتے ہوئے اب ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رہے ہیں، اور شاید یہی موجودہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے۔ لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا؟ کیا تبدیلی آئے گی؟ فی الحال تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ عرب اور اسلامک کنٹریز کے بیچ ایک الائنس تو بن رہا ہے، جو صرف ملٹری نظریے سے نہیں بلکہ ویپار، کامرس، ٹریڈ کے نظریے سے بھی بن رہا ہے۔ شاید مسلم اور اسلامی اور عرب حکومتوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کو الگ تھلگ کرنے کے لیے بڑی سازش چل رہی ہے، تو پہلے ہی اپنی ایک کالونی بنا لو، مضبوط کالونی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کا رشتہ سدھار لو۔ اب مصر سے جڑی ایک اور خبر، مصر اور اسرائیل کے بیچ سرحد پر پھر سے اٹھ رہے ہیں جنگ کے بادل، حالات ٹینشن سے بھرے ہیں۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان سرحدی علاقوں میں فوجی تعیناتی کو لے کر تنازع دن بدن گہراتا جا رہا ہے، ٹینشنز گہرا رہی ہیں۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر 1979 کے امن معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات لگ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام نے سینائی میں مصر کی فوجی کنسٹرکشن پر اعتراض جتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مصر نے ایسے ملٹری ڈھانچے، ایسے ملٹری اسٹرکچرز قائم کیے ہیں جو صرف ہلکے ہتھیاروں کی لمیٹڈ اجازت کے علاوہ جنگی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ مصر اپنی سرحد پر کسی جنگ کی تیاری کر رہا ہے یا جنگ سے نپٹنے کی۔ 2 دن پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مصر پر پریشر ڈالیے تاکہ وہ سینائی جو پیننسولا ہے مصر کا، اس سینائی میں اپنی فوج کو مزید تعینات نہ کرے، اپنے فوجیوں کی تعداد کو گھٹائے، کیونکہ وہاں ہزاروں نئے فوجی تعینات ہونے کی خبر ہے۔ دوسری طرف مصر کی اسٹیٹ انفارمیشن سروس نے یہ واضح کیا ہے کہ مصری فوج کی تعیناتی معاہدے کے ہی دائرے میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قدم سرحد کی حفاظت، دہشت گردوں اور اسمگلرز کے خلاف اٹھائے گئے ہیں۔ سمجھے؟ یہ قدم سرحد کی حفاظت، دہشت گردوں اور اسمگلرز کے خلاف اٹھائے گئے ہیں، مصر کا کہنا ہے۔ مصر نے زور دے کر کہا کہ اس نے کبھی کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی اور وہ امن کا پاسباں بنا رہے گا۔ یعنی مصر کہہ رہا ہے کہ ڈرو مت، ہم بس اپنی حفاظت کے انتظام کر رہے ہیں، تمہاری کیوں لپے لے رہی ہے، تم اپنے انتظام کرو۔ مگر اس صفائی کے باوجود اسرائیلی میڈیا کا اعتراض جاری ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ مصر نے غزہ سے ممکنہ ہجرت کے خوف کے چلتے سرحد پر 40,000 سپاہی اور بختربند گاڑیاں بھیجی ہیں۔ اس بیچ مصر کے رہنماؤں نے، ایجپٹ کے رہنماؤں نے اسرائیل پر معاہدے توڑنے کے الزام لگائے۔ اسرائیل ان پہ لگا رہا تھا، انہوں نے اسرائیل پر لگائے، اور ادھر سے صحیح معلوم دیتے ہیں کیونکہ ارکان پارلیمنٹ مصطفیٰ بکری مصر کے، انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے نہ صرف 1979 کا معاہدہ بلکہ 2005 کا سیکیورٹی پروٹوکول بھی تب توڑ دیا جب IDF نے فیلاڈیلفی کوریڈور پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، تعجب کی بات یہ ہے کہ جو نیتن یاہو پوری جنگ سرحد پر چھیڑے ہوئے بیٹھا ہے، وہ امریکہ سے مصر کے فوجی انتظامات کی شکایت کر رہے کہ دیکھ لو یہ کیا کر رہا ہے یار، اسے سمجھاؤ یار۔ دراصل مصر کی فوجی تعیناتی جنگی ارادے کی نہیں لگتی، بلکہ غزہ کی نازک صورتحال میں مدد کے طور پر ایک دفاعی قدم معلوم ہوتا ہے۔ مصر کہتا آیا ہے کہ ہم غزہ سے لوگوں کی ہجرت کسی حال میں نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ارادہ اسرائیل کا ہے کہ اتنی بمباری کرو کہ پہلے لوگ نارتھ سے ساؤتھ بھاگیں اور پھر ساؤتھ سے رفح سرحد کی طرف بھاگیں اور مصر میں گھس جائیں اور غزہ خالی ہو جائے۔ اسرائیل غزہ میں عام شہری آبادی پر جنگی مہم چلا رہا ہے، جو مصر کی قومی سیکیورٹی کے لیے سیدھا خطرہ ہے، ایکسپرٹس کہتے ہیں، جبکہ مصر صرف اپنی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب غزہ کے حالات کیا ہیں وہ سر جان لیجئے۔ اسرائیل نے اپنے حملے غزہ پر بڑھا دیے ہیں، اور آج 23 ستمبر کی صبح سے اب تک 20 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کی ہیڈ لائنز ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ دھواں، غبار،
आग हर तरफ गज़ा सिटी में दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा हमले बढ़ गए हैं। अकेले गज़ा सिटी में 18 लोगों की जान गई है। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो मरीज़ भी अस्पतालों में हैं वो सर्टेन डेथ को फेस कर रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों की भी घेराबंदी कर दी गई है। बहुत से अस्पतालों को खाली करा दिया गया है। इसके अलावा कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने अभी जो बताया है वो एक बड़ी डराने वाली चीज़ ये है कि कल मैंने पढ़ा था न्यूज़, मैंने आपको नहीं शेयर की, कि जॉर्डन से जो ब्रिज आता है उसको खोल दिया था फिर से इसराइल ने, ताकि मदद के ट्रक आ सकें। लेकिन अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ शाम की है कि इसराइली अफसरों ने वेस्ट बैंक के बाहरी दुनिया से जुड़ने वाले इकलौते रास्ते, जो वेस्ट बैंक जॉर्डन से जुड़ता है, गज़ा मिस्र से जुड़ता है, तो जो एक इकलौती एंट्री थी किंग हुसैन बॉर्डर क्रॉसिंग, उसे बुध के दिन से अगली इत्तला तक के लिए बंद करने का ऐलान किया। यानी आज मंगल में जितना जो कुछ भी इस बॉर्डर क्रॉसिंग से आना जाना हो सकता है वो होगा। अगली इत्तला तक बुध से ये क्रॉसिंग बंद रहेगी। ये फैसला तब हो रहा है जब पूरी दुनिया में फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का काम चल रहा है। इसराइल इससे खिसिया गया है और एक खिसियाहट में उसने ये कदम उठाया है। और ये जो स्क्रीनशॉट अब आप देख रहे हैं वो है इसराइल में बैठने वाले अमेरिकी एम्बेसडर का। इनका बयान ज़रा सुन लीजिए। वो ये कहता है कि आज दोपहर को ऐसा लग रहा है जैसे मैं अमेरिका की बजाय इसराइल की तरफ से बोल रहा हूँ। अगर कोई एम्बेसडर ये बात कहे, समझ रहे हैं, मतलब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक अमरीकी की तौर पर नहीं, एक इजरायली की तौर पर बोल रहा हूँ। और वो कहता है इसराइल में अमेरिकी, ये लिखा है कि इसराइल में अमेरिकी जो सफ़ीर है, जो एम्बेसडर है माइक हुकाबी, उसने गज़ा में जेनोसाइड के दावों को खारिज करते हुए इसराइल की कंपैरिजन अमेरिका की बेगम यानी अमेरिका की बीवी से की, कि इसराइल अमेरिका की बीवी है और बीवी से तो मोहब्बत की जाती है, बीवी की 100 बातें बुला दी जाती हैं, बीवी के ख़िलाफ़ कोई कदम थोड़ी ना उठाया जाता है, वो हमारी बीवी है। समझ रहे हैं? बीवी है इसराइल की, इसराइल बीवी है अमेरिका की। जेनोसाइड के दावे इन्होंने ठुकरा दिए। ये सब चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सलामत रहिए, खुश रहिए।